फेवरेट ड्रिंक? ड्रिंक क्या कह सकते हैं, एनी जूस आई वुड से। मतलब कोई स्पेसिफिक जूस है जो आप बहुत वो वाली ड्रिंक जो आमतौर पे लोगों को पसंद होती है, शुक्र है वो मैंने आज तक वो नहीं आप नहीं वो तो मैंने पूछा भी नहीं। अल्लाह तो मेरे को ड्रिंक का तो मतलब बुनियादी तौर पे उसको पता नहीं क्यों मंसूब कर दिया उस चीज से, अदरवाइज तो ड्रिंक मींस पीने वाली ड्रिंक जब कहते हैं ना उधर दिमाग जाता तो मैं शुक्र है अल्लाह ने मेरा दिमाग उस तरफ जाने। क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जन्नतुल मकाम दोज़खुल हराम जनाब राजा, आगे क्या कहूँ, यासिर कहूँ या यासी कहूँ? नहीं आप याजी ना कहें, मुझे यासिर ही कहें क्योंकि आप मुझे हमेशा यासिर ही कहते रहे हैं तो इट्स बेटर। सर आप हमारे सबसे धीमे लहजे वाले लेजेंड हैं, ठीक है ना आप में कोई बनावट है ना आप में कोई शो ऑफ है, माशाल्लाह इतने अरसे से आप काम कर रहे हैं, इतनी प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ ये जो आपकी पंक्चुअलिटी है कि आपको जिस टाइम पर बुलाओ आप एग्जैक्ट मतलब मिनट भी नहीं सेकंड के हिसाब से पहुंचते हैं, ये कहाँ से सर आप? हाँ ये बीमारी की हद तक है मुझे, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे वैसे इसका एक रीजन पता है। हाँ मैं कैडेट कॉलेज पिटारो में पढ़ा हूँ ना, तो वहाँ से एफएससी किया, तो कैडेट कॉलेज में तो बिल्कुल ही आर्मी का माहौल होता है और वहाँ पे पंक्चुअलिटी, उठना इस वक्त उठना है, इस वक्त बैटरी है, इस वक्त उसके बाद आपको उस वक्त पीटी करनी है, इस वक्त ड्रिल करनी है, इस वक्त क्लास में जाना है, इस वक्त इवनिंग टी है, एक एक चीज़ कैलकुलेटेड होती है। तो उस वक्त ही उठना, उस वक्त ही तैयार करना, ऐसी वो कोचिंग थी कि वो गुट्टी में ही आ गया बिल्कुल, वक्त पे जाना वक्त पे। तो और आप देखें कि मतलब उस कॉलेज से आपको निकले हुए कितना अर्सा हो गया, लेकिन वो आपके साथ ही चीज़, हाँ वो साथ है। शूटिंग में भी जाते हैं आमतौर पे, तो वो पंक्चुअलिटी नहीं भी होती लोगों में, तो बड़ा दुख होता है। इसलिए कि हम 9 बजे का टाइम होते हैं और 9 बजे चले जाते हैं, जाके बैठे होते हैं तो लगता है कुछ गलती हो गई। सर मैं आपको पता है एक बात बताने लगा था कि आजकल का जो मॉडर्न टाइम है ना, इसमें वक्त पे आना जो है ना वो एक मतलब एक गलत चीज़ समझने लग गए लोग कि शायद आप फ्री हैं इतने, या शायद आपके पास और कुछ करने को नहीं है। हालांकि हम तो ये समझते हैं कि पंक्चुअलिटी इज़ द मेन थिंग जहाँ से आपकी प्रोफेशनलिज्म का अंदाज़ा होता है। हाँ कुछ हमारे सारे मुल्क में ऐसा नहीं हो गया कि अच्छी चीज़ बुरी लगने लग गई है। दिल करता है कि बुरा करूँ, दूध बेचूं तो वो असली ना बेचूं, गोश्त बेचूं तो असली ना बेचूं, कॉल ऑफ फेल में अगर सही करना है तो वो ना करूं, झूठ बोल दूं, वादा करूं, पूरा ना करूं। क्या हो गया हमारी कौम को, है ना सर? ये तो मैं कहता हूँ हम तो चलो फिर भी थोड़ा सा टॉलरेट कर लेते हैं, आप लोग उस दौर से आ रहे हैं जब ये सब चीज़ें मायूब होती थी, तो आप लोग किस तरह इस दौर में एडजस्ट कर रहे होंगे? बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये दौर वाकई देखा, अच्छे से बुरे तक जाते देखा, आहिस्ता आहिस्ता कौम को गिरते देखा, तो बड़ा अफसोस होता है। कभी कभी हमारी कौम की रग फड़कती है, जब अंदर कलमा है ना तो वो तो है ना, उस कलमे की वजह से तो हमारी रीमा कभी मधुरी नहीं बन सकती। सही बात है सर, सही बात है। अच्छा सर जी, एक फॉर्मल तरीके से हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? माय डेट ऑफ बर्थ इज 15th अक्टूबर, सॉरी 25th अक्टूबर। 25th अक्टूबर। और इससे आप बने स्कॉर्पियो। हाँ, मैं मेरा नहीं लगा गलत डेट ऑफ बर्थ बताते हुए आपका। मैं सर इसे कमेंट नहीं करूंगा, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपको उनके साथ कंपेयर नहीं करूंगा। नहीं कंपेयर का, मुझे बहुत प्यारी लगती है। उसके साथ मैंने सीरियल किया तो उसके बारे में बहुत कुछ सुनते रहते थे, मिलते तो थे लेकिन इतना करीब से नहीं मिलते थे मीरा से। जैसे सीरियल साथ किया जब, तो वो जो आपको पागल सी लगती है ना बातों में, और अजीब बातें करनी, कभी पुठी सीधी उर्दू बोलने लग जाती है, अंग्रेजी बोलने लग, तो वो ऐसी हाजिर आर्टिस्ट है। शी इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। एक्टिंग हम लोग ये आमतौर पे उस पर ध्यान नहीं देते जो हमारा काम होता है। मसलन मैं अगर एक्टर हूँ तो मेरी एक्टिंग को कम देखेंगे लोग, मैं ये देखेंगे ये चलता टेढ़ा क्यों है, ये बोलता ऐसे क्यों है। भाई आप एक्टिंग देखो कैसा है यार। फिरोज जमाल साहब से कुछ कोताहियाँ हुई,
तो उस कोताही के ऊपर ऐसे पीछे पड़ गए भाई, उसने कह दिया, शायद वो कोताही ना भी समझता हो, लेकिन चले उसने कह दिया, इस पॉइंट ऑफ व्यू उसका है और उसको हक है जैसे भी बोले हो, लेकिन इतना हक भी नहीं होता पब्लिक में ऐसे बोलने का, लेकिन वो बेचारे को नहीं समझ तो कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से, मगर वो उसका एस्पेक्ट जो है ना एक्टिंग का, फिर दोस्त जमाल का, वो भूल गए, वो पीछे रह जाता है, वो पीछे रह जाता नहीं, पीछे कर दिया जाता है। अब सबने देखा हुआ है, मैं समझता हूँ कि पीटीवी पर 60 साल तो मुझे हो गए काम करते हुए, ठीक है जी, और पीटीवी पर फिर दोस्त जमाल जैसा एक्टर कोई भी नहीं है, कभी भी नहीं, ही हैज ऑलवेज बिन नंबर वन। यस एग्जैक्टली। वो जब आए थे ना तो मैंने उनको कहा था कि आप इसको आजकल जेन जी जो है ना, नई जनरेशन, ये गोट बोलती, GOAT, विच मीन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो मैं कहा यू आर द गोट, तो कहते हैं मुझे आप बकरी रहने दें। तो मतलब आपको पता फन करते हैं बड़ा। तो सर आप हैं स्कॉर्पियो? जी मैं हूँ। अच्छा, मुझे क्योंकि मैं भी स्कॉर्पियो हूँ तो इसलिए हमारी दोस्ती भी है। अब मुझे बताइए आप कितने स्कॉर्पियो हैं? स्कॉर्पियो की जो क्वालिटीज हैं आप में कितनी है? मैं अक्सर कोई कोताही करता हूँ तो लोग कहते हैं आप स्कॉर्पियो तो नहीं है। अच्छा सही है, हम लोग मशहूर है ना जरा बेबाकी के लिए, थोड़ा फिल्टरलेस होने के लिए। कुछ एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, थोड़ा सा सीधी सीधी बात भी कर, तो बाज़ औक़ात करीबी दोस्त कहते हैं यार ऐना ही ना बोला कर, सीधा ऐना भी ना खाया कर, मगर यह है कि हमसे होता नहीं, कुछ मुनाफ़क़त की कमी होती है जो शायद आजकल कमर्शियल दौर है तो इसमें बहुत जरूरी नहीं, वो लाजमी है ना। मुनाफ़क़त मशहूर होने के लिए लाजमी हो गई। सर जी प्लेस ऑफ बर्थ क्या, आपका ओरिजिन कहाँ से है? मेरा रहीमाबाद एक कस्बा है जी, अच्छा जी, वो ज़िला रहीम यार खान का एक मशहूर पाकिस्तान की मस्जिद भी है, भोंग। अच्छा, भोंग मस्जिद वो हमारे ये तकरीबन भोंग साथ ही कस्बा है उसके अंदर है। वहाँ से रहीमाबाद से मेरा ताल्लुक़ है और ज़िम्मेदार बैकग्राउंड है। अच्छा जी। और ये जो आप रहीम यार खान कह रहे हैं इसमें कोई गांव है या कोई मतलब कस्बा है? अच्छा, ठीक है। सर बहन भाई कितने हैं आप? हम पांच भाई, अच्छा और 2 बहनें। और आपका नंबर क्या है? मेरा फुल स्टॉप, आई एम द लास्ट वन। अच्छा, सबसे छोटे हैं आप? अच्छा, तो लाडले भी होंगे? लाडले तो पता नहीं है, अम्मी हमारी तो बड़ी फील्ड मार्शल थी क्योंकि खानदान पठानों से ताल्लुक था उनका। अच्छा। बाप बलोच थे। अच्छा। तो एक अजीब सा कॉम्बिनेशन था, इसलिए लाडला होना इन दोनों में बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब आपने स्टिल देयर वेरी लविंग देवर, अल्लाह गरी के रहमत करे, दोनों चले गए। आमीन। बल्कि सारे भाई चले गए। अच्छा। तो मैं रह गया बस, 2 बहनें हैं। अच्छा जी, अच्छा। 2 बहनें, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, आमीन, सेहत दे जी। सर जी अभी वैसे तो आपने बता दिया, लेकिन वैसे घर का एनवायरनमेंट आपका कैसा था? बहन भाइयों के बीच में नोक झोंक, लड़ाई, ये चीज चलती थी या फिर क्योंकि आप सबसे छोटे थे ना, तो रोप शोप तो डलते हैं ना बड़े बहन? आप सोचो ना 60-70 साल पहले जब मैं बच्चा था तभी हम इकट्ठे थे, बाद में तो तालीम में हर कोई कॉलेजेस वगैरह में चले गए, इधर उधर हो गए। फासले होते थे हमारे ज़माने में, इतने घुल मिल ये वो फलाना इतना कम होता था ये काम। हाँ, मतलब हमें बहनों के कमरे में जाने की भी इजाज़त नहीं होती थी। तो इस तरह का कल्चर था। हाँ, कि ये तो कल्चर है, बल्कि बलोचों का इस तरह। तो ये इस तरह का माहौल में क्या घुल मिल करेंगे तो क्या मिलेंगे। सही है। अब तो ज़माना कुछ और हो गया। जी हाँ। अच्छा जी। सर घर में कोई निक नेम था आपका, कोई प्यार से नाम बुलाते थे? हाँ, ये हमें बेबी मुझे कहते थे। अब तक कहते हैं, अब तक भी कुछ बुजुर्ग, अब तक भी कुछ बुजुर्ग हैं, उन्हें नहीं पता, औरंगजेब कहते ही नहीं है। अच्छा। बेबी खान कहते। अच्छा, वाह। अच्छा, जबरदस्त। भाभी क्या कह के बुलाती हैं जी? भाभी क्या कहती हैं? भाभी क्या कहती हैं? हाँ, क्या किस नाम से पुकारती हैं आपको? वो औरंगजेब भी बोलेंगी ना जी। बीवियों का पूछते हो तो क्या नहीं कहती हो। सही है जी, सही है। जबरदस्त। अच्छा सर, एजुकेशन जो आपकी अर्ली एजुकेशन है, लाइक स्कूल की जो है, वो कहाँ से और किस स्कूल में? कोई मुझे इसलिए बताएं कि जो लोग देख रहे होते हैं। आई स्टार्टेड फ्रॉम, वो मैं शुरू तो हुआ अपने कस्बे से। अच्छा जी। 5वीं 6वीं जमात में था वहाँ डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, जहाँ रहीमाबाद मैंने बताया। उसके बाद आई शिफ्टेड टू लाहौर, फिर यहाँ सेंट्रल मॉडल स्कूल है ना, वहाँ पे मैं आ गया। सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर में 8वीं तक पढ़ा। अच्छा जी। 8वीं तक पढ़ा, उसके बाद मैं 8वीं से कैडेट कॉलेज पिटारो सिंध में चला गया। अच्छा जी। वहाँ से मैंने FSC किया
और FSC करने के बाद FSC तक ही था वहाँ। तो फिर उसके बाद मैं आ गया लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। और ये पढ़ाई वाला मामला किस मुशक्क़त से गुजारा, ये मेरा दिल ही चल रहा है। आपके वैसे इंटरेस्ट क्या थे? चाइल्डहुड से एक्टिंग। अच्छा, ये शुरू से? अच्छा, और इंस्पिरेशन कौन थे आपके? किसको देख के आपको ख्याल आया था कि पहले तो पता ही नहीं था इतना कि क्या होता है इंस्पिरेशन, क्या होती है। नकल होती थी कि किसी को देखा तो उसकी नकल करने लगे। तो इंस्पिरेशन तब होती है जब आप कुछ समझ आने लगती है ना कि व्हाट इज एक्टिंग। अच्छा जी। तो एक्टिंग का कुछ समझ आने लगती है तो फिर आपकी जो प्रायोरिटीज होती हैं वो बदलती जाती है ना इंसान की जैसे। तो जब समझ आई थोड़ी सी तो दिलीप साहब को देखा। अच्छा। तो दिलीप साहब के बाद किसी को देख ही नहीं पाए। वो तो एक ख्वाहिश ही थी कि कब ऐसा भी कुछ होगा, हम भी ये काम कर पाएंगे। ये सोचते सोचते वो चले गए और हम अब तक वो काम नहीं कर पाए। He was too high a person। मेरा ख्याल उसी की एक्सटेंशन है ये अमिताभ बच्चन। जी ऑफ कोर्स, वो तो खुद एडमिट भी करते हैं अपने मुंह से कि हम तो उन्हीं को देख के मतलब आए इस फील्ड में जो कुछ भी। बिल्कुल, क्या इंस्पिरेशन में। बल्कि टीवी पे हम काम करते थे ना, तो जब टीवी 65 में आया, 4 में आया जी, तो जो हमारे असातिज़ा थे जो टीवी पे काम करते थे, दे ऑल, जाहिर है यहाँ कोई एकेडमी तो थी नहीं आर्ट की, तो एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स वगैरह मोस्टली रेडियो से आगे शिफ्ट किए टीवी पर। अच्छा जी। और एक्टर्स भी ऐसे हुए, ठीक है, रेडियो से, स्टेज से वो शिफ्ट किए। हम लोग वहाँ टीवी पे काम करना शुरू, तो वो तलफ़्फ़ुज़ का बड़ा ख्याल रखते थे। आपको पता है कि बुखारी साहब जैसे एक इंस्टीट्यूशन थे रेडियो के, और उन्होंने ये तारिक अजीज़ स्कूल वही है बुखारी साहब वाला, मोहम्मद अली स्कूल वही है बोलने का अंदाज। तो वो तलफ़्फ़ुज़ में इतना अच्छा वो उन्होंने सिखाया, और क्लैरिटी और वो जो है कि समझे वो बोलने का अंदाज। तो टीवी, इंडिया में टीवी भी नहीं आया था, फिल्में ही होती थी। तो टीवी जब आया अमृतसर वगैरह से शुरू हुआ, तो टीवी वालों ने हमें देखा, तो दे स्टार्टेड लिटरली कॉपीइंग अस कि भाई ऐसे बोले। उनका अंदाज कुछ और होता था, वो एक और अंदाज में उर्दू ही बोलते थे वो, जो कि हिंदी है, हिंदी कहते हैं। है तो बहरहाल उर्दू ही। जी एक्सक्यूज मी जी। तो वो जब वहाँ पे हमें उन्होंने देखा और ये तलफ़्फ़ुज़ देखा, तो उसके हमारी ही एक्सटेंशन कह लें उस तलफ़्फ़ुज़ की है नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, इन लोगों ने वो तलफ़्फ़ुज़ पकड़ा। सही। और उन लोगों ने वो, चूँकि वो भी एकेडमी में होते थे, वहाँ से आए थे, एकेडमी में वो हमारा पढ़ाया जाता था, दिखाया जाता था। जी बिल्कुल। तो इस वजह से ये रीजन था जो वो लोग हमारे ड्रामे वगैरह, ये उन्होंने वो तलफ़्फ़ुज़ पकड़ा और उस तलफ़्फ़ुज़ हमारी नकल नकल तो क्या कहना चाहिए, इंस्पिरेशन वो हुई। और उन्हीं की इंस्पिरेशन से फिर अमिताभ बच्चन ने वही एक्सप्रेशन लाया। क्या बात। और वो उनका है, एंड आई थिंक वो इसको मानते भी हैं, ऐसा नहीं है, वो मानते, वो हमसे बहुत आगे चले गए क्योंकि उनके पास मेहनत की ना। हाँ, उनके पास एक इंडस्ट्री है बस है। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल है मेरा। बाकी लोग तो चले एक्टिंग कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, आप मुझे बताइए, ये आप अदाकार बनना चाहते थे, आप मौसम का हाल कैसे बताने लगे? क्या याद दिला दिया आपने, बताइए जरा। मैंने स्टार्ट, देखिए जब एक्टिंग का शौक होता है ना, तो आप स्टूडियो जाते हो कि यार फिल्मों में काम करो। ठीक है जी। तो फिल्मों में काम करने के लिए आप तो नहीं कह सकते मैं अच्छा एक्टर हूँ, कैसे कहेंगे? एक्टर क्या कोई ऐसा गाना तो नहीं गाते क्या गा के सुना दें? तो एक्टर कैसे जाए? तो वो घुसता है अंदर, घुसने के बाद जो भी मिलता है, साहब जी कुछ जगह बनानी है, वो कुछ चपरासी बन जाता है, कोई असिस्टेंट बन जाता है। उस शौक एक्टिंग का है, वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी चढ़ते देखते जैसे सुल्तान राय साहब देखें, फाइट के पीछे वो और एक्स्ट्रास में होते थे वो, तो वो अच्छा प्लीज कंटिन्यू करें। तो ये वेदरमैन का, हाँ वेदर का यही था कि उस घुसने का एक था ना कि टीवी पे जाते थे कुछ काम करें तो घास कोई नहीं डालता था। वो इत्तेफाक से बख्तियार साहब वेदर बताते थे, तो बाद में वो डायरेक्टर हो गए थे बहुत अच्छे टीवी के।
तो वो जब उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने कहा यार ये लड़का आता है, इसको करा लो वेदर नरेशन, इससे करा लेते। तो वेदर नरेशन से एक कैमरे में जाने का तो मुझे मौका मिला। और कौन सा सेंटर कौन सा था? जी लाहौर में था। टीवी स्टार्टेड फ्रॉम लाहौर, कहीं और नहीं था, कोई सेंटर और नहीं था जब हमने शुरू किया। ठीक है। तो वो और गालिबन ये वो दौर था जब रिकॉर्ड नहीं होता था, लाइव आता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता था। फिर हम उसके बाद मैंने वेदर नरेशन से तारिक अजीज साहब न्यूज़ पढ़ते थे। अच्छा जी। तो न्यूज़ में उन्होंने छोड़ दिया, फिल्मों में आने लग गए तो उन्होंने छोड़ दिया उसको, टीवी छोड़ा तो उनको न्यूज़ के लिए चाहिए था। तो जाहिर है उन्होंने कहा भाई वो एक वेदर पड़ता है उसको ज़रा रख लो, देखते हैं। जल्द रोज़ाना का काम था वो तो करना ही था। फिर मैं न्यूज़ पढ़ने लग गया। न्यूज़ पढ़ा तो फिर उन्होंने वो हिमायत अली शायर साहब को फिर ले लिया, क्योंकि वो शायर थे। वो ज़्यादा वेल रेड आदमी थे। तो उनको रखा तो, बट ही वॉज नॉट एन एक्टर, ही कुडंट प्रॉबेबली डिलीवर। तो फिर वो उनसे फिर से दूर हो गए। फिर मुझे भी वही सार टकराता रहा। फजल कमाल साहब अल्लाह गनी के रहमत करे, हमारे सीनियर MD थे टीवी के, तो उन्होंने असलम अजहर साहब, फजल कमाल साहब, उन्होंने मुझे चांस दे दिया एक ड्रामे में ना। समझौता मुझे याद है ड्रामे का नाम। गालिबन आपको सन याद है? कौन सा सन? इट वाज 65 आई थिंक 65 था मेरा। और इट वाज वन ऑफ द लाइव प्लेस, वही लाइव भी था। लाइव। अच्छा जी। तो बड़ा शौक था, हम मशहूर होंगे, देखेंगे लोग हमें, तो हमने एक्टिंग शुरू कर दी जनाब। वो ड्रामा हमने अब हम खुद नहीं देख सकते थे उस ड्रामे को। अरे हाँ, ये तो एक बात है। उसमें टेप तो होती नहीं थी। ये तो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होगी ना, कि आप खुद नहीं देख सकते। डिप्राइव्ड होते थे और कट भी नहीं हो सकता था, क्योंकि लाइव होना है, जो कुछ होना है। तो हफ्ता याद करते थे, फिर वो हो जाता था। कभी कभी भूल भी जाता था बोलते एक्सक्यूज मी, मैं जरा पानी पी लूं। फिर इधर चले जाते थे, कैमरे से दूर जाके डायलॉग्स देखते थे, फिर वापस आ जाते। तो यूं होता रहा। फिर वो लाइव होता था, हम खुद देख नहीं सकते थे। वो बड़ा होता था दुख कि पता नहीं कैसे देखते हैं। तो बीवी, उस वक्त मैं शादीशुदा था। अच्छा। जब शादी हो चुकी थी तो वो फिर बीवी कैमरा लेके बैठती थी, मेरा शॉट आया तो फोटो खींच फिर दिखाती थी, ऐसे लग रहे थे तुम। अच्छा, क्या बात है। तो देखता कोई भी नहीं था, लोग देखते थे, हम देख नहीं सकते थे। तो फिर मैं वहाँ नीला गुम्बद एक जगह है, अनारकली है ना यहाँ लाहौर में, तो उसके पास, तो वहाँ मैं रहता था। तो फिर चूंकि ड्रामा चल गया, क्या पता कैसे चले, लोगों ने देखा मुझे पहचानते हैं कि नहीं। तो मैंने जाना वहाँ ना, नीला गुम्बद से अनारकली पास ही होती थी, वहाँ औरतें बहुत हुजूम, मेन पंजाब का बाजार जो था अनारकली था। तो वहाँ मैंने जाना, वो ख़ास तौर पे औरतों के बाज़ार में औरतें ज़्यादा होती हैं ना, देखती हैं, उनको शौक़ होता है। वो सारे अनारकली घूमता, मेरा रात ड्रामा चला है, कोई देखेगा ये वो है। तो यूँ देखते पूरा बानो बाजार से होके आ जाते थे। इनके पास टीवी नहीं है। अच्छा। उन दिनों लोगों के पास टीवी इतना कम होता था, तो व्यूअरशिप कहाँ होनी, तो कोई नहीं देखते थे। तो ये एक सफर है। क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा, अब आपका जो बेसिक, जो एक आइकॉनिक जो प्ले बना, वो है वारिस बेसिक, जिससे आपकी रिकग्निशन भी मिली और सारा कुछ। 79 में आया था। वायरस हो गया। अब ये आया था 1979 में, गालिबन आखिर में ना, 79 के आखिर में। अच्छा, मुझे बताइए सबसे पहले कि ये जो कैरेक्टर था चौधरी नियाज अली का, ये आपको मिला किस तरह? और मैंने दूसरा क्वेश्चन मैं इसलिए साथ जोड़ा हूं कि आपकी कहानी में खलल ना पड़े, कि क्या यही किरदार आपको डे 1 से मिला था, या आपको कोई और कैरेक्टर्स भी ऑफर हुए थे जिसके आपने ऑडिशन दिए थे? नहीं, मुझे तो ये कोई ऑडिशन नहीं हुआ। उस वक्त हम काम कर रहे थे। लोग तो समझते हैं, अक्सर लोग तो यही समझते हैं वारिस वाला औरंगजेब लगारी, हालांकि वो तो 20 साल बाद है। ठीक। तो हम तो काम कर ही रहे थे। तो फिर तो वो सेलेक्ट किए थे, मुझे उसमें लिया था। ऐसे बड़ी अजीब किस्से हैं उस वारिस के। कोई बताया ना एक दो अच्छे से किस्से जो कि आपको याद? जैसे मैं समझता हूँ कि जिस वजह से वारिस मशहूर हुआ और उसने जो भी व्यूअरशिप इतनी हासिल की, वो महबूब आलम थे, जो चौधरी हशमत आपके दादा जो बने। हाँ, अच्छा। उसके गिर्द हम सब सपोर्टिंग में थे, यूं समझ ले। और वो एक माइनर कैरेक्टर था जो 3 एपिसोड बाद मर जाना था। अच्छा। चौधरी हशमत का छोटा सा रोल था।
दादा कहानी तो मेरी और फिरदौस जमाल की थी, बच्चों की थी, हमारी थी। तो वो तो बाप था, आया गया चला गया, तो बाप नहीं बल्कि दादाजी। तो वो फिर 3 एपिसोड का रोल था। तो उसने कहा कि उस वक्त एक अयूब खान साहब होते थे, बहुत अच्छा थे, जिन्हें ज़िया-उल-हक साहब ने पहला प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। उस वक्त प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होता था, प्रेसिडेंट अवार्ड अगर मिला किसी को पहला तो वो अपने अयूब खान साहब हाँ, मिला। अच्छा जी। तो उन्हें मिला हुआ था, उनको कास्ट किया उस चौधरी के रोल में, महबूब साहब के रोल में पहले वो थे। हाँ वो थे, क्योंकि वो प्राइड उनको मिला हुआ था, प्रेसिडेंट अवार्ड भी, और एक फ्लेयर में भी थे, बड़ा रोल था। उन्होंने कहा 3 एपिसोड है, लेकिन यार, तो उनको कास्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सदर साहब ने मुझे दिया है अवार्ड, तो मैं ये 3 एपिसोड का रोल करूँ। नहीं, मैं ये रिफ्यूज्ड, उन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद एक निसार कादरी साहब, अल्लाह करी की रहमत करे, वो होते थे जो माचिस वाले हैं, आपके पास माचिस है आपको, तो उनको दिया। अच्छा जी। उन्होंने भी कहा यार 3 एपिसोड का एक सीरियल है, मैं काम क्या करूं। वो भी एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट थे। ठीक है जी। तो वो कहने लगे नहीं, मैं तो नहीं। वो पिंडी के थे, पिंडी के थे। फिर उन्होंने वो नहीं किया। फिर उन्होंने कहा यार 3 एपिसोड का है, किसी को भी ले लो ना, जैसे क्यों नहीं। तो जीएम होते थे कंवर आफ्ताब, तो उन्होंने कहा यार ये लड़का है, विलनिश रोल टाइप है, इसकी देखो फीचर्स मिलते हैं के.एन. सिंह से। के.एन. सिंह होते थे इंडियन एक्टर। अच्छा। बड़े विलन मशहूर होते। और महबूब साहब की एज क्या थी वैसे चौधरी? ही वाज अबाउट 30-32 ऐसे होंगे। तो वो उन्होंने कहा ये लड़का है, इसकी आंखें हैं ज़रा ऐसी, तो इसको ले लेते हैं। 3 एपिसोड है, मर ही जाना है तो कहानी तो सिखा। बट व्हेन ही केम, वो 3 एपिसोड तक तो वायरस हो चुकी थी। तौबा। सर वो तो ऐसा, हालांकि मेरी तो पैदाइश उस साल की है, लेकिन मैंने बाद में, और मेरे फादर, ये सब लोग जो है ना, वो कहते हैं कि इससे अच्छा फ्यूडल सिस्टम के ऊपर ड्रामा। और मेरी खुशकिस्मती है, बाद में मैं शागिर्द भी बना अमजद इस्लाम अमजद का, तो उन्होंने वो जो किस्से सुनाए मुझे आप लोगों के, तो वो तो बहुत, मुझे तो ऐसे लगता है मैं उसका पार्ट था। अच्छा, मुझे बताइए अमजद साहब कैसे थे एज अ पर्सन और एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ राइटर? अल्लाह की रहमत के, व्हाट अ प्लेजेंट पर्सन। क्या बन रहे थे? एक तो उनकी खुसूसी आदत ये भी थी कि जब भी मिलते थे एक नया लतीफ़ा उन्हें याद होता था। अच्छा। अच्छा, बहुत शरारती आदमी थे। लतीफ़ा वो सुनाते थे, और सुनाते वक्त ना दूसरे से ज्यादा खुद हंसते थे। सही। कैसे लोग थे सर? अब मतलब हिस्ट्री हो गई, चले गए। अच्छा जी, इधर हम ना, क्योंकि वारिस की बात हो रही है, मैंने गेम बनाई है, इसका नाम है वारिस ट्रिविया। ठीक है, इसमें मैं आपसे कुछ लोग हैं, इसके जो कास्ट मेंबर है, मैं आपसे नाम लूंगा, आपने एक लाइन या एक जुमले में मुझे बताना है कि आपको क्या याद आता है इन लोगों के। ये पहेलियां मुझे बड़ी बुरी लगती है। पहेलियां नहीं है सर, ये आपका ओपिनियन है, आपका ओपिनियन है। बल्कि मेरे लिए पहेली ये भी है। आप जैसे लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ महबूब आलम, आप लोग मीडिया इतना गंदा है, आप लोगों को कहते हैं आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आप करने देते हैं, अगर बता देते हैं तो आप सेंसर कर देते हैं। नहीं, चला दो तो हम बदनाम हो जाते हैं। नहीं, ये हमारा प्रोग्राम ऐसा नहीं है, मुझे पता है। अच्छा, मुझे बताएं महबूब आलम साहब जब आपके जहन में आते हैं तो आपके जहन में मलंग। He was a मलंग। ओह यार, वाह। अच्छा जी, आबिद अली साहब। ओह, he was a struggler। ओह यार, दोस्ती थी आपकी उनसे? हाँ, बहुत प्यार था। ओके। अच्छा जी, फिरदौस जमाल साहब। फिरदौस जमाल पागल आदमी है। सर आपके वैसे क्या लड़ाइयों वाले सीन थे वारिस में? हमें तो लगता था आप लोग की आपस में सचमुच। अच्छा, फिरदौस को लोग पागल कहते हैं, हाँ, इसलिए मैंने ऐसे रमानी में कह तो दिया। जी। लेकिन आप हैरान होंगे, वो बचपन इसलिए कह रहा हूँ कि मुझसे तो 7-8 साल बाद ही आए थे। अच्छा, इस फील्ड में। जी। उम्र में 7-8 साल छोटे ही, जूनियर है मतलब। हाँ, अच्छा। काफी जूनियर, फील्ड में भी ज़ाहिर जूनियर। तो वो यहाँ पे जब आए तो शुरू से ही ऐसा अखड़ था, अक्सर लड़ाई होती थी। अच्छा। अक्सर ऐसी बातें करता था कि लड़ पड़ता, उससे लड़ा। तो लोग उसे इसलिए नापसंद भी करते हैं इस हवाले से। लेकिन चूंकि मैं और वो बिल्कुल ही साथ रहे, सारा एक सफर ही साथ है। सही। आप यकीन करेंगे कि वो बंदा 99% सही होता है। हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सच बोलते हैं ना वो। हाँ, तो लेकिन लोगों को हजम नहीं होता। हाँ, हजम नहीं होता। और वो ये भी होता है कि
एक जगह होती है जहाँ सच भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है है ना, होता सच है, अच्छा है बोले बंदा, लेकिन बोलने से माहौल खराब होता है, वो ठीक नहीं होता। मैं उनके लिए एक लफ्ज बोलता हूँ कि वो मिसअंडरस्टूड आदमी है बेसिकली। हाँ, लोग समझ नहीं सके शायद उससे। और आप हैरान होंगे कि ही इज मिसअंडरस्टूड फॉर हिमसेल्फ आल्सो। वो अपने लिए भी है, वो नहीं, लोग नहीं समझ सके, लेकिन वो खुद भी अपने आप को नहीं समझ सका कि यार ये जो कीड़ा है, जो ये मुझ में जो खराबी है, ये दुनिया के लिए, दुनिया में जैसे होते हैं ना कि लिव इन रोम लाइक रोमन लिव, तो आपको वो देखना पड़ता है कहाँ क्या बात करनी है, जैसा देश वैसा भेष वाली बात। कुछ कोताहियां हो जाती हैं, कुछ पता नहीं पॉइंट ऑफ व्यू है अपना अपना। वो कहते मैं तो सच बोलता हूँ ना, मैंने ठीक नहीं कहा यार, ठीक कहा तो आपने अपने लिए कहा, लेकिन मौके की मुनासिबत से होना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये तो देखो कि दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या है, दुनिया के सामने कैसे ये बात लगेगी। पब्लिक में हम पब्लिक फिगर है ना, जी जी जी, तो थोड़ा लिहाज रखना। जब आप कैमरा चला रहे होते हो तो हम आपसे तो नहीं, हमारे सामने तो यसी तो नहीं बैठा हुआ, सही है, तो हमारे सामने तो ये करोड़ों लोग बैठे हैं जो देख रहे हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना चाहिए। क्या है मेरे लिए, यासी के लिए, मैं यासी क्या कह दूं, ऐसे कह दूं, तो भाई उसकी एक इज्जत है, उसका वो है, जिसकी लोग इज्जत करते हैं उसकी जरा इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आपके और उनके जो उसमें लड़ाई झगड़े के सीन थे ना, हमें लगता था आप रियल में दुश्मन है। कसम अल्लाह की। वो इसलिए शायद कि फिरदौस जमाल एक बहुत अच्छा एक्टर, अच्छा करेक्टर एक्टर है ना, वो उस वक्त भी इतने यंग भी थे। अच्छा जी बताइए, शुजात हाशमी साहब। हाँ, ये बस वो एक मेथड एक्टिंग करते थे और अच्छा, वो भी मेरा ख्याल है चौधरी हशमत के अलावा वो उनका कैरेक्टर जो मौला दाद का था, वो भी आई थिंक वो 1-2 किस्तों के लिए था, और वो भी उन्होंने बताया था मुझे कि वो एक्सटेंड करते गए उसको भी ना। नहीं, उनका तो था ही ऐसा था, he was a regular actor। अच्छा, he was a regular। अच्छे बल्कि हीरो थे पिंडी में वो। जी जी जी। टीवी पे जब पिंडी शुरू हुआ तो वहाँ से पिंडी से जो ड्रामे होते थे उसमें हीरो आते थे और बहुत कामयाब हीरो थे और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया हुआ था। छोटा मोटा रोल तो उनको नहीं देना था उन्होंने, अच्छा रोल था वो। ये अपनी अपनी कंसेप्शन होती है रोल की, क्या आप एक रोल को कहते हो अच्छा, मुझे वो अच्छा नहीं भी लग रहा होता है ना। अब वो बंदा वो जो एक्टिंग जिसमें वो पॉपुलर, मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह गरी के रहमत करे, नफीस बहुत मोहब्बत वाले थे। अभी रिसेंटली उनकी हुई, हाँ अभी छोड़ के गए हैं ना। जी जी जी। अब द स्टाइल, जो स्टाइल में उन्होंने वो किया था, ये हाँ वो है या वो जो करते थे, तो अब मेरे ख्याल में तो वो एक हमारा नौकर था। हाँ, तो मैं अगर वो नौकर होता तो मैं तो सही अपने सरदारों के सामने ये ना करता ना। लेकिन उन्होंने बस वो कर दिया और वो कामयाब हो गया, क्लिक हो गया। तो वो चीजें जो क्लिक होती है ना हमारी, मैं ये अपने व्यूअर को भी कहूँगा कि जो चीज़ मशहूर होती है वो ज़रूरी नहीं कि अच्छी भी हो। हाँ ठीक है बिल्कुल सही। अच्छा जी, मुनव्वर सईद साहब, वो तो नफीस आदमी। अच्छा, उनमें और आपकी उम्र में कितना फ़र्क है? क्योंकि वो आपके उसमें चाचा बने हुए थे। नहीं, वो मुझसे बड़े ही हैं। अच्छा, बड़े ही हैं। बड़े ही हैं। अच्छा। वो टीवी में ज़ाहिर है मुझसे जूनियर कह सकते हैं, इसलिए कि टीवी आई लाहौर था तो हम ही ने शुरू किया था। ठीक है। तो वो हो सकता है उससे पहले एक्टिंग करते हों, कहीं स्टेज वगैरह पे करते हों, लेकिन टीवी तो कराची था नहीं, वो कराची से थे ना। अच्छा। तो देन ही शिफ्टेड टू लाहौर। अच्छा जी, आगा सिकंदर साहब, वो भी क्या, आगा सिकंदर तो वो भी बड़े जल्दी चले गए ना। बड़े जल्दी चले गए। वो हर काम बड़ी जल्दी करता था। अच्छा, तो जल्दी में होता ऐसे। अच्छा, तो जब वो चला गया तो मुझे एहसास हुआ कि उसे जल्दी बहुत सी काम, इसीलिए जो देर तक करना था वो जल्दी जो कुछ करके चला गया। कभी वो पंखे बेच रहा होता था, कभी मैं वो थाईलैंड गया तो वहाँ दुकान खोली थी। अच्छा। कभी कहाँ जाता हूँ, क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी इधर आ रहा है। तो वो इस जल्दी में बहुत प्यारा था। जी, और हैंडसम भी थे बड़े, और बड़े हीरो वाली उनकी फीचर्स। लेकिन वो बस असल में इसलिए हमें उनका वो नहीं हुआ क्योंकि वो जवानी में चले गए ना। वो रुक गया उनका वो, बिल्कुल, वो जो परसाना था। हाँ, ठीक ठाक चलता फिरता गया, ऐसा नहीं था कि महीना बीमार रहे। जी। उसी उम्र में ही बेचारे बस अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह गरी की रहमत। आमीन। अच्छा जी, 2 खवातीन थी इसमें, एक बच्चे हैं माशाल्लाह। जी, आप तो दोनों एक्टर्स हैं, मतलब दोनों सिकंदर वो जो। हाँ जी।
अच्छा जी, 2 खवातीन थी इसमें, एक थी हमारी उज़मा गिलानी जी। हाँ जी, है अल्लाह करे। हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि वो भी थी उस ड्रामा में, उनके साथ आपके बड़े अच्छे सरायकी, चूंकि बहावलपुर से भी उनका ताल्लुक था। हाँ। तो सरायकी थी। आप लोग सरायकी में बात करते थे? हाँ कर लेते। अच्छा, अच्छा। प्यार भी बहुत था हमारा आपस में, बहुत प्यार था। बड़ी अच्छी वो नफीस खातून। और आखिरी जो इस गेम के किरदार हैं वो है निगत भट्ट। हाँ, वो भाभी हमारी, क्या बात है, भाभी कहते थे उनको, क्योंकि हमारे खालिद भट्ट की वो थी ना वाइफ जी। तो वो तो बिल्कुल हमारा फैमिली टाइप थी, और हमारे पास भी आके वो बस भाभी होती थी। तो सर ये जो था हमारा ड्रामा, ये जो था वारिस, इसकी रिहर्सल्स वगैरह और ये वो जो थी, इसमें जाहिर सी बात है आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी, और वो एक बड़ा मुश्किल ड्रामा था अपने लिहाज से, क्योंकि ज़ाहिर उसमें किरदारों की जो पुख्तगी थी हर किरदार की वो बहुत ही, इसका कुछ आपको याद है कि रिहर्सल कितने दिन की हुआ करती? नहीं, ये तो खैर नहीं होता था। एक बिल्कुल रूटीन का वो प्ले था, जैसे दूसरों की रिहर्सल होती थी ऐसी इसकी होती थी। अच्छा। तो जो गजनफर उसके प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने प्रोड्यूस किया था, जो डायरेक्टर थे। सर मैं एक सवाल है, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूँ, ये मुझे याद नहीं बना रहेगा कि इसके डायरेक्टर गजनफर अली थे या नुसरत ठाकुर? गजनफर अली। नुसरत, तो नुसरत ठाकुर का नाम क्यों आता? वो इसलिए कि गजनफर अली ने ये ड्रामा फ्रेम किया। अच्छा जी। उसी ने कास्टिंग की, उसी ने शुरू किया, वो 3 एपिसोड तक उन्होंने उसको डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया। जो सीरियल होता है ना जी, वो तो आप अगर एक सीरियल बनाओ और उसको आप डायरेक्ट करो, कास्टिंग करो, उसका एक गेटअप बनाओ, और गेटअप बनाने के बाद वो चल पड़ता है, तो चलेगा। जब तो अगले एपिसोड में भी मैं वही होऊंगा, महबूब आलम भी वही होगा, चौधरी अशमत भी वो होगा, तो सब लोग उसी तरह होंगे ना। तो बनाना तो आपका काम है ना, बुनियाद मतलब तो बुनियाद तो आपने रख दी, अब वो आप मुझे दे देते हैं तो मैं तो कवरेज करूंगा ना। अच्छा, कैरी ऑन। मैं तो क्रिकेट मैच जैसे कवरेज कर रहे हैं, तो वो तो बाद में तो कवरेज थी। तो नुसरत ठाकुर ने कवरेज की, कवरेज कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि उनका प्रोजेक्ट था। अच्छा। तो ही वाज वो, बल्कि दिल बर्दाश्त भी हुए गजनफर, गजन कहते हैं। अच्छा जी। तो वो दिल बर्दाश्त हो गए। ही वाज अ वेरी नाइस बॉय। लेकिन रीजन क्या था, क्यों उनसे ले लिया ये? पता नहीं, कोई अंदर की बात थी, अपनी कोई उनकी कोई होगी जीएम वगैरह की। अच्छा। किसी की फेवरेटिज्म होती है या क्या होती है। ही वाज वेरी मच डिजेक्टेड बाय दैट, और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। एक प्रोजेक्ट है, वो एक क्लिक हो गया है, उसने बनाया है, उसको उससे ले लिया। फिर उन्होंने अपना चैनल खोल लिया था। वो बड़ी फैमिली से थे, और नहीं जबरदस्त है वो भी, बहुत बड़े। अच्छा, इसके फौरन बाद एक आपने और ड्रामा किया था, उसमें भी आपका एक बड़ा आइकॉनिक रोल था, उसका नाम था दहलीज, 1981 में। उसमें तो आप सिंधी ज़ाहिर है, आपकी सरायकी भी थी। इमीडिएट आफ्टर दिस बारिश के बाद दूसरा वो, लेकिन उसमें आप थोड़े ओल्ड कैरेक्टर दिखाए गए अपने, और अफजाल अहमद साहब के साथ आपके बड़े आइकॉनिक सीन्स थे उसमें, मुझे याद है आपके बड़े झगड़े तो वो उसका थोड़ा बताइए कि उसमें पॉपुलैरिटी की वजह भी एक अफजाल अहमद था, बिकॉज ही वॉज वेरी फाइन एक्टर। उनको जब मैं आता था और मेरी दहशत थे, वो अफजाल इतना खूबसूरत डरते थे कि मेरा कैरेक्टर ऐसे उठ जाता था। क्या बात है। तो वो बहुत, उन्होंने मेरा सपोर्ट बहुत अच्छा किया। तो वो बड़ी हाईली अप्रिशिएटेड वो रोल था सारे पाकिस्तान में। जैसे महबूब आलम वारिस में था, इसी तरह से दहलीज में सरदार जहांगीर पॉपुलर हुआ, और सारे पाकिस्तान के अवार्ड्स मुझे उसमें मिले। अच्छा, उसमें एक मजे की बात ये थी कि वो उर्दू प्ले था, लेकिन उसमें कई जगहों पर आप सिंधी या सराइकी नहीं, वो कैरेक्टर जो था ना, वो सराइकी था। वो अपने नौकर के साथ जो वो कैरेक्टर मुझे ब्रीफ ही ऐसा किया गया था। अच्छा जी। कि बंदा ये मुल्तान का है, सराइकी है, ठीक है जी, और कैलिफोर्निया में पड़ा हुआ है, ये सच वेल रेड पर्सन, ठीक है जी, और कल्चर्ड आदमी है, उधर से सरदार है, इधर से कल्चर्ड है, और है बिजनेस करने आगे शहर के बंदे के साथ। तो उसकी सरदारी नहीं गई, उसका मुल्तान नहीं गया। अच्छा। तो वो इसलिए उसको जो उर्दू मैंने बोली थी वो सराइकी टेंज में बोली थी। अच्छा जी। कि ना पुतना, कुत्ता अगर अच्छी नस्ल का हो तो उसका बुरा नहीं मनाते, तो जाओ इसको जीप में छोड़ कर आओ। एक वो उसमें सीन है, मुझे याद है अभी भी, कि वो आप कोई जानवर मंगवाते हैं, घोड़ी वगैरह, और वो नौकर आके कहता है कि उन्होंने नहीं दी, तो आप उसको एक, उसी पे ये जुमला मैंने जो बोला, वो याद आ गया। यासी, आपको इतनी चीजें याद है। सर आपसे प्यार इतना है, क्या करें, अब आपको रिसर्च करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा जी सर, फिर हम आते हैं फरेब पे। फरेब आपने किया रानी बेगम के साथ 93 में। फरेब भी एक, अब मुझे बताइए रानी बेगम कैसी खातून थी?
मैं क्या उसके बाद बताऊँ आपको, इट्स ए हिस्ट्री यार। रानी बहुत पॉपुलर हो गई, चंद मखना तो ये तो वो हिट आर्टिस्ट थी वो पाकिस्तान की ना। और सबसे बड़ी बात है इमराव जानदा, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने की और वो एक सुपरस्टार थी। उनको कास्ट किया गया, मेरे साथ रोल था वो सारा इस तरह था कि मैं उन पर नज़र रखता हूँ उस रोल में। तो ये तो उन्होंने चूंकि उनका एक था ना ईरा, तो वो उसमें बड़ी पॉपुलर थी। उन्होंने कहा ये किसको कास्ट कर लिया है। अच्छा, वो शी डिडंट नो मी। फिल्म से लोगों को नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं टीवी पर। तो उस बेचारी ने मुझे कहा कि ये नहीं, इसको निकाल देना, इसको नहीं करें, मेरे सामने ना करें, किसी और को रखें। अच्छा। अब वो किसे चाहती थी, शायद इनायत हुसैन भट्टी को उस रोल में चाह रही थी, पता नहीं उधर से आए थे। ठीक है जी। तो आई डिडंट, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन डिडंट लाइक इट, क्योंकि हमारा डिज़ाइन ऐसा नहीं है टीवी का कि सिफारिशों से या इससे या किसी प्रेशर में किसी को कास्ट करें या ना करें। अच्छा। तो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो उन्होंने खैर फैसला किया कि नील लगारी शुड डू इट। तो मुझे उन्होंने वो रोल रखा। अब रोल रखा तो हमने सारा सीरियल करना है साथ। हाँ। ऐसे ठीक है। तो आप यकीन करेंगे कि सारे सीरियल में मैंने उनसे बात नहीं की, सारे डायलॉग बोलते रहे हम। अच्छा। और एक्टिंग करते रहे। मतलब कट के बाद आप बात नहीं करते? नहीं, कट से पहले भी और बाद भी हम लड़े हुए थे। अच्छा। उन्हें पता तो चल गया कि ये बंदा मुझसे बात ही नहीं करता, सारे लोग घुल मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं उनसे बात भी नहीं कर रहा। तो इसलिए बड़ा सीरियल अजीब सा गुजरा ना, मगर हमारा रोल बहुत हिट हुआ। लेकिन वो कैरेक्टर की डिमांड भी शायद ऐसी थी ना, थोड़ी सी वो एक थी बीच में, वॉल सी थी ना आप दोनों। हाँ, वो नहीं थी इन्वॉल्व, मैं था। हाँ, नहीं वॉल, मैंने कहा एक दीवार होती है ना दोनों के बीच में, तो वो आई थिंक वो नेचुरल हो गई ना, वो शायद। तो वो अच्छा गया। तो पर मगर खुश मुझे होता था दिल में कि यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो फिर इतनी पॉपुलर, लेकिन बहुत पॉपुलर ड्रामा था, बहुत पॉपुलर हमारा रोल। फिर वो इत्तेफाक ये हुआ कि लास्ट डे ऑफ शूटिंग जब हमारी थी ना, एक शॉट रह गया, एक सीन रह गया। अच्छा। जो उस दिन हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी सारे फरेब के आर्टिस्टों की, प्रोड्यूसर्स। अच्छा। तो हम गए हुए थे एक अखबार के दफ्तर में, तो वहाँ पे हमारी वो भी उनके साथ हुई। तो उसके बाद वो जो सीन करना था, तो अखबार वालों ने कहा कि वो सीन भी आप बाद में कर लीजिएगा, हमारे पास आके पहले इंटरव्यू दे दे। वो हम सारे लोग गए, अखबारी एक कवरेज हुई फरेब की। तो वो कवरेज वगैरह उन्होंने की। तो रानी बीबी ने कहा कि ये साथ ही मेरा घर है यार, वो सीन मेरे घर में ही कर लो, है तो आउट इंडोर का, तो आपका मेरे घर। ठीक है। तो प्रोड्यूसर ने कहा हाँ वो तो किया जा सकता है, हम उधर ही कर लेते हैं। तो उसने कहा मेरे घर आ जाओ। वो घर ले गई वो। अब उनके घर हम चले गए, वो चाय वगैरह ये वो करने लग गए लोग सब। तो रानी बेगम के साथ ड्राइंग रूम में कहीं बैठ गए। मैं वहाँ नहीं बैठा क्योंकि हमारी तो लगी थी। ठीक है। तो फिर रानी, मैं एक तरफ ऐसी कुर्सी में, दूसरे कमरे में जाके बैठ के ना, तो मैं सोफे वैसे बैठा हूँ। तो मैंने महसूस किया कि मेरे साथ आके ना रानी खड़ी हो गई। तो मैंने देखा, तो मैं खड़ा हो गया, ज़ाहिर है वो तो थी, खड़ा हो गया मैं। अच्छा। मैंने कहा जी, मैं चुप हो गया। वो कहते हैं क्या है? यहाँ से शुरू हुई। अच्छा। क्या है? मैंने कहा जी क्या हुआ, ये क्या मतलब है, बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा मतलब आखिरी दिन वॉइस ब्रेक हुई आप लोग? उस वक्त उन्हें पता चल गया कि उस वक्त तक पता चल गया था कि ये क्यों नाराज है। ठीक। मैंने कहा नहीं जी नहीं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आपको हक है। आप किसी के साथ काम नहीं करना चाहती, तो आप मेरे साथ नहीं करना चाह रही थी, तो बिल्कुल आपको हक था। आप चाहती थी कि इनायत हुसैन भट्टी के साथ करें या कैफी के साथ। उन दिनों उनकी वो फिल्में चल रही थी, हटो भी ये करके। तो मुझे इतना खुशी हुई, इतना अच्छा महसूस होता है कि उसके 15-20 दिन महीने बाद तो फौत हो गई। उसी बात की, आई थिंक कैंसर उनको हो चुका था। वो काफ़ी अर्सा में नहीं पता था इतना, लेकिन हो चुका था। फिर वो मुझे खुशी ये हुई कि यार जाने से पहले हम खुश गए एक दूसरे से। क्या बात, ऐसा नहीं हुआ।
सर एक मैंने आपका क्लिप अभी कुछ अर्सा पहले देखा, सोना चांदी में, खुदा का वास्ता है यार, आप बने हुए तौकीर नासिर के अब्बा, मतलब आपकी उम्र और तौकीर नासिर की उम्र तो एक ही है मेरा ख्याल है। तकरीबन आप हम उम्र ही हैं। नहीं, हम उम्र तो खैर नहीं है। हाँ। लेकिन बहरहाल बहुत इतना फर्क ऐसा नहीं है कि बाप बेटे जितने हाँ, भी नहीं है, लेकिन वो 10 साल छोटा होगा। हाँ, तो वो आपने किस तरह वो कैरेक्टर मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं तौकीर नासिर का बाप बन जाता हूँ? झूठ ही बोलना होता है ना एक्टिंग में, तो बड़ा बने छोटा बने, इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मतलब पहचाना ही ना जाए बंदा। मैं वही अब मुझे फील हो रहा है, उस वक्त शायद नहीं इतना फील होता था क्योंकि कैरेक्टर थे ना। अब हम उस वक्त कर लेते थे, टीवी पे ये नहीं होता था कि आप विलेन है तो विलेन ही रहेंगे, आप हीरो है तो हीरो ही रहेंगे। हमें जो भी कैरेक्टर मिलता था ना आप वो बन जाते। ये टीवी का वतीरा रहा है हमेशा कि वी डोंट स्टिक टू वन कैरेक्टर, जो भी मिले वो करना है। इसीलिए मेरा ख्याल है आपके एरा के सारे लोग जो वर्सेटाइल हैं, क्योंकि वो हर तरह का हमारे ये नहीं होता कि कोई विलेन आ गया अब विलेन ही रहेगा, जैसे फिल्म टाइप होती है ना, फिल्मों में होती है, टीवी पे नहीं होती। अब शायद होती हो, नहीं अब तो है, उस वक्त नहीं था। वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो हीरो हैं पिछले 15 साल से वो हीरो ही हैं, ऐसा वो गलत हो जाता। अच्छा सर, यहाँ पर हम एक और बात करने लगे कि आप फिर गए मूवीज में भी। हाँ जी, आपने बड़ी मूवीज की। एक आपकी मूवी 1982 में आई थी एक दिन बहू का, और बाज़गा मैम के साथ। हाँ, शबाब किरानी साहब की फिल्म थी वो, बाज़गा मेरी बीवी बनी। जी, उसमें अयाज नाइक भी थे। हाँ जी, उसमें बाबरा शरीफ थी तो, और तमन्ना बेगम का उसमें बड़ा आइकॉनिक रोल था। आप देख ले भाई, रिसर्च देख ले। अब मुझे ये बताइए कि वो जो मूवी आपको जब ऑफर हुई है, जब आप मूवीज में गए, तो आप टेलीविजन से मूवी में डिस्कवर किस तरह हुए? टेलीविजन से मूवी में नहीं गया मैं। हाँ जी, मैं मूवी से टीवी पे आया। अच्छा, हाँ, आपने कहा ना पहले तो पहला ड्रामा जो नहीं, वो तो पहले ड्रामा जो था ना उधर टीवी पे नहीं, मेरा ख्याल टीवी पे, हाँ टीवी पे तो जैसी मतलब स्टार्ट का जो माइनर रोल छोटे मोटे। लेकिन आपकी पहली फिल्म कौन सी? लेकिन इतना था, ये फिल्म में नहीं आया मैं। I was there as an assistant director. मैंने डायरेक्शन सीखने के लिए फिल्मों में गया। अच्छा जी, ओके। फिर अंदलीब फिल्म एक बन रही थी जिसमें फरीद अहमद साहब डायरेक्टर थे, और उसको मैंने फिर असिस्ट करना शुरू किया वहाँ। मैंने साल असिस्ट करता रहा वहाँ। ये स्टार्टिंग फ्रॉम 58, तो टीवी से तो पहले हुआ ना, तो टीवी से पहले मैं फिल्मों में गया ना, तो वो फिल्मों में ही रहा। फिर आप फिल्म्स में बिहाइंड द सीन से आपने हाँ, बिहाइंड द सीन वो मैं असिस्ट करता था वहाँ पे, उनको बहुत लोगों को असिस्ट किया। तो इसलिए आपको फिल्म की टेक्निक जो है वो ज्यादा बेहतर समझ आ गई। हाँ, बिहाइंड द सीन जो आप काम कर रहे हैं, डायरेक्शन ही तो मेरा मदर इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, तो वो मैं करता रहा असिस्ट कई लोगों को किया। सलमान साहब को असिस्ट किया, अली साहब को असिस्ट किया, हाफिज साहब को असिस्ट किया, तौबा वाले जो थे हाफिज साहब थे उनको किया। ये इन सबको असिस्ट करता, कई डायरेक्टर्स को किया। क्या बात है। अच्छा, ये बात हमें नहीं पता थी। अब देखें ना आप सामने, वही शौक हुआ एक्टिंग का तो था ही। किसी फिल्म में कोई लड़के का रोल होता था, कहते थे यार इसको लगाड़ी को करा दो। नौरीन में मैंने काम किया, बच्चे का रोल था लड़के का। अच्छा, ज़ेबा बेगम का भाई बनाया हुआ था, तो वो भी करता रहा ऐसे। तो वो चूंकि सारे लोग मेरे असिस्टेंट जो साथी थे, दे बिकेम डायरेक्टर्स, वही डायरेक्टर बन गए ना बाद में। उस लेजोन में चूंकि मैं था, मेरे तो सारे दोस्त थे, तो वो फिर जब टीवी पे आ गया, एक्टिंग करने लग गया, तो उन्होंने मुझे अपनी फिल्मों में भी लेना शुरू कर दिया। बट चूंकि फिल्मों से ज्यादा मुझे इधर पजीराई हुई टीवी पर ये वारिस वगैरह आ गए, ये वो, तो आया, फिर मैं उधर ही चला गया। तो कभी कभी वो बुलाते थे, थोड़ी फिल्में आपने कम किया, लेकिन अच्छी 40-45 फिल्में की होंगी, बस ज्यादा नहीं की। थोड़ी फिल्में कुछ लोगों के करियर में नहीं होती हैं। और बेटा आजकल पूछो, क्या गुलाम मोहिउद्दीन अगले दिन कह रहा था, पता नहीं 300 फिल्में मैंने की हैं। आसिफ खान साहब आए थे 800 फिल्म, सोचिए जरा, वही तो मैं कह रहा हूँ। सही है, लोग बड़ी फिल्में। अच्छा सर, एक बात मैंने आपसे पूछनी थी, आपको बेतहाशा अवार्ड्स मिले, तो जरा मुझे बताइए कौन सा अवार्ड है जो आपके दिल के सबसे करीब है? वैसे तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला है, लेकिन बड़ा अवार्ड अगर आप कहते हैं, मुझे उससे ज़्यादा सबसे बड़ा जो लगता है, वो एक तो ये लगता है अहमद नदीम कासिम साहब ने मुझे अप्रिसिएशन का लेटर लिखा था। अच्छा, ड्रामा देख के मेरा, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा तो वो अवार्ड। कौन सा ड्रामा था?
ये नहीं याद मुझे। अच्छा, ये आपको नहीं याद था, लेकिन वो लेटर ऑफ लेटर याद है मुझे। अच्छा, रखा हुआ आपने अभी भी? अवार्ड बड़ा शायद कहीं होगा। अच्छा होगा। अच्छा, तो वो दूसरा एक और भी इसी तरह से बड़े प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको 2014 में मिला ना? हाँ जी अभी। अच्छा, एक और मैं आपको सरप्राइज देता हूँ। कसम एक फिल्म आई थी 93 में, उसमें आपको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का निगार अवार्ड मिला था। वो पहली फिल्म थी सैयद नूर की और सलीम शेख। उसमें वो डायरेक्टर बने। जी, सलीम शेख भी उसमें फर्स्ट टाइम आए थे ना, और इरम हसन थी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो जो अवार्ड है, वो सपोर्टिंग जो आपको मिला, वो बुनियादी तौर पे क्या आपका किरदार जो था उसमें, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि वो मतलब किस चीज को मद्देनजर रख के उन्होंने आपको अवार्ड? वो वारिस को, मेरा ख्याल है दहलीज को। अच्छा, दहलीज को देख के उन्होंने। अच्छा, उन्होंने वहाँ पे। अच्छा, उसमें भी विलनिश टाइप था ना जरा। ठीक है, तो आपका समय तो विलन का ही था ना? हाँ, ठीक है। अच्छा सर, एक और छोटी सी जल्दी से हम गेम खेल रहे हैं, इसका नाम है वन चॉइस गेम। औरंगजेब लगारी साहब को अंडरस्टैंड करने के लिए, औरंगजेब लगारी का फेवरेट फूड क्या है? अगर एक डिश में कहूँ तो आपकी सबसे पसंदीदा खुराक में क्या? बलोची सज्जी। बलोची सज्जी, वाह। अच्छा जी, ड्रिंक, फेवरेट ड्रिंक? ड्रिंक क्या कह सकते हैं, यानी जूस आई वुड से। मतलब कोई स्पेसिफिक जूस है जो आप बहुत वो वाली ड्रिंक जो आमतौर पे लोगों को पसंद होती है। शुक्र है वो मैंने आज तक वो नहीं वो तो मैंने पूछा भी नहीं। अल्लाह तो मेरे को ड्रिंक का तो मतलब बुनियादी तौर पे उसको पता नहीं क्यों मंसूब कर दिया उस चीज से, अदरवाइज तो ड्रिंक मींस पीने वाली चीज। ड्रिंक जब कहते हैं ना उधर दिमाग जाता। तो मैं शुक्र है अल्लाह ने मेरा दिमाग उस तरफ जाने ही। क्या बात है। सर जी, फेवरेट वेदर क्या है आपका? मौसम आपको कौन सा पसंद है? बीइंग अ स्कॉर्पियो मुझे पता है वैसे। आई बिलीव के हमारे अंदर का मौसम ठीक होना चाहिए, तो सब मौसम ठीक। सब मौसम अच्छा है। क्या बात है। अच्छा जी, औरंगजेब लगारी साहब का फेवरेट कलर क्या है? रंग पसंदीदा कलर मुझे फिरोजी बड़ा अच्छा लगता है। फिरोजी कलर। अच्छा, ठीक है जी। कोई फेवरेट एक्टर है आपके? एक अगर नाम मैं लेना चाहूँ। एक नहीं, अगर तीन भी लेना चाहें तो कहूँगा मैं दिलीप। क्या बात। और इसी तरह एक्ट्रेस तो एक आप तो पैदा भी शायद नहीं हुए थे तो वो छोड़ गए। इंग्रिड बर्गमैन थी हॉलीवुड की। जी, ओके। आप कभी देखिएगा। रोमन हॉलिडे वाली? नहीं, वो तो ऑड्री हर्बन थी। अच्छा, हाँ, सॉरी। ऑड्री हर्बन थी, ये फरूम बेल्टॉल्स वाली थी। अच्छा, मगर कभी बहुत खूबसूरत थी ये। ओह माय गॉड, मुझे ये याद है कि वो ब्यूटी क्वीन में उनको हाँ, मगर बहुत एक्ट्रेस शी वाज। अच्छा, सुपर्ब। और सर कोई ऐसी फिल्म है फेवरेट जो आपकी फेवरेट हो, लाइक जब आप उदास हो या एंटरटेन होना चाहो, आपने 20 दफा वो फिल्म देखी हो? नहीं, फिल्म एक थोड़ी है, फिल्म तो बहुत होती है ऐसी जो हॉट। एक उनमें से कोई? बहुत, मुझे दिलीप साहब की अच्छी। अच्छा, वो उनकी आप सारी मूवीज लाइक करते हैं? ठीक है। राम और श्याम टाइप की बहुत। अच्छा। बहुत अच्छी। अच्छा जी सर, आपकी शादी कब हुई थी? 58 में। 58 में। और माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटे हैं सारे? हाँ जी, एक मोहम्मद हारिस सबसे बड़ा है। अच्छा जी। उससे छोटा जहांजेब है, उससे छोटा शाहजेब है, उससे छोटा शाहरुख। क्या बात है। तो सर ये मुझे बताइए कि जो आप जैसे मंझे हुए अदाकार होते हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी इस फील्ड को वक्फ की। अच्छा, आप मंझा हुआ कहते हैं, पता नहीं, अच्छा लगता है ना सर? आप हैं, आप ही तो लेजेंड्स हैं। और किसको कहते हैं? क्या लेजेंड, क्या एक्टिंग सर क्या? बस लेजेंड पता किसको कहते हैं? लेजेंड उनको कहते हैं जिनके मुतल्लिक लोग जानते हैं, जिनको लोग जानते हैं। यार वो पता है क्या, मुझे जब कोई लेजेंड कहता है तो मुझे ना तारिक जमील साहब याद आते हैं। यार लेजेंड तो ये लोग हैं। इस काम में मैंने देखा है एक्टिंग करते हुए लोग तकब्बर में भी आ जाते हैं कि लोग शोहरत हो जाती है तो सर पे चढ़ जाता है जरा से ऐसे, तो वो नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसी व्हाट इज इट, क्या एक्टिंग क्या है? एक मुंह बना नहीं है ना। आप जैसे मुझे कुछ समझा रहे हो एज ए डायरेक्टर, तो डायरेक्शन लेके उस तरह से काम कर, आप कहते हैं मैं करता हूँ, ये तो हम बचपन में भी करते थे। सही। 1 साल के भी होते थे तो ये कहते थे, अब भी वही करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये था कि आप जैसे फनकार, चले फनकार कह रहे हैं, आप जैसे फनकार अपने बच्चे इस फील्ड में क्यों नहीं लाए? ज्यादातर क्या वजह थी? नहीं, हमने नहीं ऐसा रोका, वो खुद रुक गए। उन्होंने हमें ख्वार होता इतना देखा तो वो नहीं है। क्योंकि हमारे ज़माने में जो था ना, वो कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसका बहुत कम था। बहुत
कोई पैसे नहीं। फिल्म का भी सारा दिन काम कर, नहीं फिल्म में भी ऐसे था। अच्छा, फिल्म में भी बहुत ज्यादा। अच्छा। तो मैं चूंकि एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, मैंने बताया ना, मैं ज़मीनें बेचता रहा और सारी ज़िंदगी मैंने एक्टिंग की। हमारे सारी लाइफ में पैसा नहीं आया इस तरफ से। अच्छा। तो मैं तो जिम्मेदार हैं हम, तो बस मेरे हिस्से में जो ज़मीन आई वो बेचते गए और उसमें ज़िंदगी गुजारती। तो सर ये अभी आपने एक बिजनेस शुरू किया था जो अब तो आपने बंद कर दिया, लेकिन ये मतलब आपने क्यों किया, मतलब इसमें क्या ज़मीनें मम्मी तो बिक गई, हमने कहा कोई बिजनेस ही करें। अच्छा। तो बिजनेस क्या, हम तो चाइल्डहुड से तो एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। या खेलते रहे, फुटबॉल खेलता था, पाकिस्तान कैंप में गया था सिंध की तरफ से। ठीक है। बास्केटबॉल में भी 3 साल का कलर होल्डर था। या खेलता था तो या मैं एक्टिंग करता था। कैडेट कॉलेज, आर्मी के कॉलेज में गया तो वहाँ भी साल का बेस्ट एक्टर अवार्ड लिया। इस तरह बचपन से ही यही काम किया, कुछ भी और नहीं किया ना। तो काम तो कुछ आता ही नहीं। तो मैंने तंग भी आ गया एक्टिंग से ना, जहाँ पैसा नहीं, बच्चों को वो भी चाहिए, ज़मीन ही बेचता रहा हूँ। डेडिकेटेड सी फील्ड तो ये तो कोई बात ना हुई, मुझे काम करना चाहिए। आई स्टार्टेड देन बिजनेस। मैंने होटल खोला लिबर्टी में। अच्छा। एक होटल खोला, फिर उसके बाद मैंने जूतों का कारखाना बनाया। फिर उसके बाद ये आपने देखा कि फर्नीचर का भी किया। मैं दुबई चला गया, या तंग आके वहाँ गया, वहाँ जाके गाड़ियों का शोरूम किया। हर दफ़ा एक ही तजुर्बा हुआ, आप हैरान होंगे कि धोखा धोखा धोखा, क्योंकि खुद तो हमें रेडी लगानी नहीं आती, होटल क्या चलाएंगे। वो मैनेजर साहब हैं तो वो कुछ कर नहीं रहे, वो खा रहे हैं बीच में से, यूँ कर। फिर मैंने होटल से शिफ्ट हुआ जूतियों वाले में, एग्जैक्टली वही हुआ। पैसे नहीं आ रहे, ये क्या हो गया, दुकान वाले पैसे नहीं दे रहे या क्या है। पता किया, बंदे पीछे लगाए, पता चला ये तो बंदा जो लगा हुआ है वही चोरी कर रहा है। वो कह जी आते ही नहीं, वो देते ही नहीं। उन लोगों के पास हो गया, पता चला वो पैसे तो दे रहे हैं, साहब नहीं दे रहे। मैंने पूछा, बाबा था बड़ा एक्सपीरियंस जूतों का, जो उसको मशीन लगा के दे दी, वो बाटा में काम करता था। अच्छा जी। मैंने कहा तो आपका बाबा सब कुछ आता है मुझे, मैं आपको ये मशीन ही लगा दूँ तो यार मेरे लिए भी बाटा की तरह आप बना। हाँ साहब, मुझे तो वहाँ 10,000 मिलता है, यहाँ तो लाखों एक दिन में तो जूती ऐसे छपती है। उसको मैंने मशीनें लगा कर देती, जूती वाकई ऐसे चलती थी, इधर से डालते खड़च खड़च खड़च, वो तो बड़ा पैसा। वो महीना 2 गुजरे तो मैंने कहा बाबा क्या पैसे वैसे कोई हमें तो दे नहीं रहे, क्या हुआ कि बस जी दुकान वाले हैं, यूँ है, ये होता है वो होता है। तो मैंने उनके पीछे जो बंदा लगाया तो वो उन्होंने कहा जी दुकान वाले तो दे रहे हैं, बाबा 60-70 साल का बाबा है वो। मैंने कहा बाबा ये फिर क्या चक्कर है। मैं याद है यूँ बैठा हुआ था बाबा, बस साहब शैतान आ गया। मैं कहा शैतान आ गया, मेरा बेड़ा कर कर बाबा तूने। फिर वो आप क्या एक्टिंग करता रहा? वो ऐसे और आप पहचान नहीं पाए? परेशान होके कहते बस साहब, पकड़ा गया ना। जब क्या डायलॉग है वैसे, यूज करना चाहिए। शैतान आ गया यार, मैंने शैतान नहीं आ गया, खुद शैतान बन गया होगा। और हैरान होंगे कि उसके छोटे छोटे, मैंने घर गया उसके एक कमरे में, कोठे में बल्कि कह सकते हैं, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे कितना 4, 5, 6 बंदे रह रहे, इतना बुरा हाल बांके दिहाड़े। तो मैंने कहा बाबा तुझे मैं अगर फैक्ट्री खोल दूं और आधा पैसा तुझे दे दूं, जितना प्रॉफिट है तो तू कर। बड़ा खुश आया। तो इसी तरह एग्जैक्टली जब मैं दुबई गया, वहाँ जाके भी मुझे तो नहीं अरबी आती थी, और ऐसा एक लड़का गाड़ियाँ साफ करता था, आगे से नहीं होते गाड़ी शोरूम पे काम कर रहे होते हैं जो बेचते हैं। मैंने कहा तुम इतने स्किल्ड हो, कितने साल से कर रहे हो? 18 साल से कर रहा हूँ। मैंने कहा यहीं हो तुम, यार शोरूम खोल दें तुम्हें तो तुम आधा आधा कर लेते हैं। वो भी बड़ा खुश हो कि उसने शोरूम खोला, वो भी उसी तरह हुआ। मैंने कहा तुम वो मुजरे उजरे देखता था, गंदी आदतें थी, मैंने कहा इससे हट जाओ, ये काम करो। तो मैंने देखा महीने 2 के बाद वो वही कुछ कर रहा था। तो मैंने कहा भाई ये तो नहीं चलेगा, मेरे साथ रहोगे तो ये गलास्तें तो छोड़नी पड़ेंगी। तो उसको शायद अंदर से बुरा लगा। तो 2-4 दिन बाद कहते कि मैं जी आपके साथ काम नहीं कर सकता। मैंने कहा फिर मुझे शोरूम पे जो लगा हुआ है गाड़ियों ने, ये पैसे वापस कर दो। ये तो नहीं मैं दे सकता जी, और तो इधर उधर हो गए, आहिस्ता आहिस्ता आपको दूंगा। तो शोरूम
बाद में पता चला वो कर रहे हैं, मैं बाहर। तो आजकल तो मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक जानवर भी इंसान ही होकर रह गया सर। और कौन है जानवर? बल्कि मैं कहता हूँ जानवर की कैटेगरी में चला गया है ना, बिल्कुल अशरफुल मखलूकात से तो निकल गया, तो खत्म हो गया। सर एंड में कुछ सवाल हैं, जल्दी जल्दी मैं आपसे करता हूँ। मुझे बताएं औरंगजेब लगारी का जिंदगी का सबसे खुशी का लम्हा अगर मैं कहूँ तो क्या था? क्या कहूँ, मेरा ख्याल है मोहम्मद हारिस मेरा बड़ा बेटा, पहला बेटा, वो जब पैदा हुआ ना, वो जब भी खुशी का इजहार दिल में हुआ तो वो जब भी याद आता तो मुझे लगता है शायद वो सबसे बड़ा था। सबसे गमगीन लम्हा? मेरा ख्याल है वो था जब अम्मी गई, वाला को जब खोया। हाँ, कई लम्हे ऐसे होते हैं जैसे आपने पूछा ना सबसे गमगीन लम्हा का, वो जब होता है ना नहीं पता चलता इतना, वो जब दुख साथ ही रहता है ना तो पता चलता है। ये तो सबसे गमगीन लम्हा था जो जा ही नहीं रहा, वो मर जाता, वो लम्हा जाता नहीं, वो आपका जिस्म दिल ऑब्जर्व कर लेता है अंदर पार्ट बन जाता, और वो रहता है। कभी वो हंस रहे होते हैं ना तो थपकी देती है मैं हूँ, ये ना याद आ जाती है। तो वो ऐसे ही बिल्कुल सोते सोते लेटे लेटे, ये इसलिए ज़्यादा मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ आपको कैमरे की वसातत से जी। लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब वो चले जाते हैं ना तो बहुत एहसास होता है कि काश उनकी और खिदमत की होती है, और उतना कर नहीं सके जितना हम कर सकते थे। तो जब होते हैं उन लम्हों को पकड़ लो और उन लम्हों से फ़ायदा उठा लो और उनकी खिदमत कर लो, और ये याद रहेगा जितनी खिदमत नहीं कर सके। तो ये सर कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा रोल मॉडल है आपका जिनको आप समझते हो कि आपकी ज़िंदगी में, मैं अदाकारी की बात नहीं कर रहा, एज अ पर्सन, अगर आपको मैं कहूँ आपने किस बचपन से किन को आपने रोल मॉडल समझा अपना? बचपन से तो बिल्कुल नहीं कह सकते आप। अच्छा जी। इसलिए बेटा कि आपके जो रोल मॉडल्स होते हैं ना दे कीप चेंजिंग। अच्छा, हाँ, ये भी है, ये भी तो है। और बहुत चेंज हो जैसे मोहब्बत के बारे में नहीं कहते लोग कि मोहब्बत तो एक ही बार होती है, ये एक जुमला नहीं होती ना, हराम है, होती हो जितनी दफा भी होती है उतनी शिद्दत और हिद्दत से होती है। अच्छा। तो वो जो रोल मॉडल है ना, सही है, वो रोल मॉडल बदलते हैं, बिल्कुल बदलते जाते हैं। तो किसी एक का नाम नहीं लेना, मतलब वो हो नहीं सकता, नहीं हो ही नहीं सकता। मतलब आपको मैं यानी एक वक्त में एक्टर अच्छे लगते थे, रोल मॉडल उसको आप पूछते तो मैं कहता। तो एक वक्त आया तो मौलाना अब्दुल वहाब साहब अच्छे लगते थे कि वो क्या नेक आदमी है यार, कैसा आदमी हो, जीव अजीब करिश्मे उनके हाथ के मैंने देखे, जीव अजीब उनके सामने में कमाल के। तो उनके बाद फिर ये सारी चीज़ें और किस्म के रोल मॉडल आते जाते हैं। अच्छा सर जी, मुझे बताइए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं इसलिए सबसे पूछता हूँ कि हर एक की एक अपनी इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन है। आपके ख्याल से मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद क्या हमारा वेट कर रहा है? वो इतना डरा यार बेटा, वो तो सबसे पूछते हैं। नहीं खड़े होंगे वो आपकी तमाम गफलतें। औरंगजेब लगारी किस तरह उस मंजर कशी करते हैं? आपकी तमाम अच्छाइयाँ, तमाम बुराइयाँ सामने खड़े होंगे लेकर, और पछतावा होगा कि काश ये एहसास पहले होता इनकी हैसियत का। जन्नत के दरवाजे में सोचता हूँ जा रहे होंगे तो भी रोक लेगा दरबान, कहेगा भाई ये जो नेकियों की तुम सारी पंड लेके जा रहे हो, ये उठाई हुई हैं नेकियां, पहले तो इन्हें एक तरफ रखो, जैसे मौलाना इसरार साहब कहते हैं, इनको एक तरफ रखो। पहले तो ये बताओ कि लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया था, हुकूकुल इबाद उसका हिसाब दो, फिर अंदर जाने देंगे, जो हमें आजकल बिल्कुल एहसास नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने तो कहा है ना कि मैं इसलिए तुम्हें दुनिया में भेजता हूँ
उनकी तो दस्तरस है ना अल्लाह की कि आपके लिए अपनी दुनिया बना देता, मेरे लिए एक और दुनिया। सितारे नहीं है, अरब हाँ है, इसी तरह एक एक बंदे की एक एक दुनिया भी है। ये दुनिया में इकट्ठे क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि आपस में वो एक तरतीब बनाई, अमीर गरीब अच्छा बुरा, ये मिल के मेरी तरफ रुख करो, तो वो जो कर लेता है वो पा लेता है, जो नहीं करता वो नहीं पाता ना। तो ये दुनिया हुकूक, तो वो कहते हैं ना अल्लाह तबारक व तआला, तुम मेरे बंदों के लिए करो, मैं तुम्हारे लिए करूं। है ना एक थ्योरी बता दी अल्लाह ने। अब हमारा ये हाल हो गया कि हमने जो अल्लाह ने कहा था ना तुम मेरे बंदों के लिए करो और मैं तुम्हारे लिए करूं, हम अपने लिए खुद करने लग गए। अल्लाह को नहीं इजाज़त दी, अल्लाह को कहा नहीं आप रहने दे, मैं करूँगा। तो अल्लाह अब ये सोचता है कि ग़ालिबन मुझे लगता है कि अल्लाह माफ़ करे वैसे तो, लेकिन अल्लाह यही कर रहा है कि तुम तो अपने लिए खुद कर रहे हो, तुम्हें शायद मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने मुंह मोड़ लिया है, नाराज़ हो। अब हमारी देखिए ना सारी मुस्लिम उम्मा खुसूसन जिनको इल्म है, दीन है, कलमा है, वो जानते हुए उन्होंने मुंह मोड़ा है, तो हम पर ये अज़ाब आ रहे हैं। सर आखिरी क्वेश्चन है, अल्लाह ताला के साथ आपका अपना ज़ाती कनेक्शन कैसा है? वो अल्लाह ने कनेक्शन ऐसा जोड़ा हुआ है, मैं क्या कनेक्शन जोड़ूंगा? वो शाहरुख के पास तो खुदा आ गया, तो मैं क्या कनेक्शन? तो कनेक्शन तो है। आप अपने आप को एक ब्लेस्ड आदमी समझते हैं? ओ बहुत ज्यादा, लाडले हैं। क्या बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब कह दिया तो लाडले तो बन गए ना। क्या बात है। ये भी उसी ने बनाया है, वरना तो कहीं पैदा होते तो राम राम कर रहे होते, कहीं क्या कर रहे होते। सर थैंक यू सो मच, आप आए। मेरी आपसे फिजिकल आमने सामने बैठ के तो पहली दफ़ा मुलाकात है, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसे लगता है कि हम बचपन के दोस्त हैं, कि पहले से जानते हैं हम। अच्छा यासी में से भी एक बात बताऊं जाते जाते, जैसे कहा ना तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये शुक्रिया किस्म की चीज़ बहुत होती है सड़कों पर भी जी। मैं आपके साथ सेल्फी ले लूं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ी मेहरबानी। तो जो कह रहा होता है ना शुक्रिया तो उसका है जिसने मुझे ये इज्जत दी कि कैमरों के सामने लाखों करोड़ों लोगों के सामने जा रहा हूँ, तो यासी का मैं शुक्रिया अदा करूँ, वो मुझे कह रहा है थैंक यू वेरी मच। तो आपका शुक्रिया कि आपने इज्जत दी ना, वरना मैं क्या हूँ? थैंक यू सर। हम आपसे सीखे हैं। देखिए हमने रोल मॉडल का आपसे क्वेश्चन किया ना, आप रोल मॉडल्स में आते हैं हमारी आवाम के, कौम के, क्योंकि आप लोग वो चीज़ें हमें कल्चर सिखाने वाले लोगों में से हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमने शायद आप लोगों के साथ वो नहीं सलूक किया जो हमें करना चाहिए था, शायद हमने आपको वो इज़्ज़त वो मुकाम नहीं दिया जो देखें ना बाकी के मुल्कों में क्या वो करते हैं अपने लेजेंड्स के लिए, लोगों के लिए, और आप यहाँ पे मतलब कभी एक कारोबार करें दूसरा कारोबार करें और उसमें भी देखें लोग, तो ये मैं कहता हूँ बदबख्ती है। अच्छा मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है यासीर पे सर, आपको तो नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन लोग करते हैं ना। तो वो एक आयत है, बिल्कुल मैं कुरानी को कोट करूँगा, वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई दुख हो तो उस पर रंज मत करो, ये बिल्कुल मैं कोट कर रहा हूँ कुरान को, और तुम्हें अगर कोई सुख हो तो उस पर इतराओ मत, क्योंकि ये दोनों मेरी अता है। तो अल्लाह की दी हुई वो तकलीफ़ें हैं ना जो हुई हैं मेरे रास्ते में आई, वो मेरी अच्छाई के लिए आई हैं। सर ये जो आपने मुझे बातें बताई ना, ये जो जन्नत का दरवाजे की एंट्री है ना, वहाँ पे आपके बड़े काम आएंगी ये बात। ये देख लीजिएगा आप, ये जो लोगों ने आपके साथ किया है ना, ये आपके लिए बड़ा एक सबब बनेगा। वहाँ ना भी आए ना तो मैं कहता हूँ बस बिल्कुल माफ़ कर दे, तौबा कबूल कर ले और उस पर रखे हुए। सर आपसे प्यार इतना, आपके लिए करोड़ों लोग दुआ करते हैं। मैंने डायलिसिस का एक बनाया हुआ है, ये आपकी वसातत से मैं सबको कहूँगा कि डायलिसिस का एक मैंने सेंटर फैलाई है, मुफ्त डायलिसिस करते हैं। और बिल्कुल लोग मरते हुए लोगों को समझते हैं ज़िंदगी आप अल्लाह के रज़ा से दे रहे होते हैं। सर किस जगह पर है, नाम क्या है? ये लाहौर में ही है, जिन्ना हॉस्पिटल है यहाँ, उसके बिल्कुल सामने है हम फाउंडेशन। हम तो वो मैं कहूँगा आपके वसातत से कि किसी को ज़रूरत होती है, मेरे जानने मेरे जो मुझ तक पहुँच सकता है ज़रूर, वो हम फाउंडेशन को आप मुफ्त इलाज है, मुफ्त इलाज तो नहीं कह सकते, उसका खर्चा तो होता है, आप जैसे लोग देते हैं, तो हम उन मरीजों से नहीं लेते कुछ भी नहीं देते। तो वो अल्लाह ताला ने किया हुआ है। एक यतीम बच्चे हैं जिनके बाप फौत हो चुके हैं,
माँ है अगर नो प्रॉब्लम, लेकिन वो अफोर्ड भी नहीं करते और ऐसे हैं, तो उन लोगों का एक इदारा भी बनाया हुआ है, आसरा फाउंडेशन। आसरा फाउंडेशन। तो वहाँ पे बच्चे जो हैं वो एचएसएन कॉलेज की तरह बड़ी अच्छी तालीम दे के उनको CSS वगैरह तक तैयार करते हैं। तो उसके लिए भी मैं कहूँगा कि अगर कोई बच्चे कोई गोद लेना चाहे उनमें से, वो अच्छा होता है कि अगर आप चाहते हैं कि यार एक बच्चा मेरे नाम, इसकी जो फीस है, जो खर्चा है, ये मेरा, मैं दूंगा। ठीक है। तो वो ज़ाहिर है लोगों से, उनकी डोनेशन से, उनकी ज़कात सदके वो पैसे आते हैं तो उनको देते हैं ना। तो इतना तो हम अफोर्ड दोनों चीज़ों में नहीं कर सकते, लेकिन ये अल्लाह ताला आपको बरकत दे इस चीज़ में, और लोग भी ज़ाहिर और ये ऐसे काम मैं कहूँगा सबको कि सबको कोशिश करनी चाहिए। ये ना सोचें आपका पैसे नहीं है, आप जब काम करते हैं ना तो अल्लाह देता है, खुद सबब, अल्लाह का काम करोगे तो अल्लाह देगा। अल्लाह कहता है ना कि मुझे कर्ज दो, वो उसको कर्ज दो, कहता है मुझे कर्ज दो तो मैं लौटा के उससे कहीं ज़्यादा दूंगा। इस पे ईमान आ जाए ना तो आप करके देखो, जितना दोगे उससे कितना ज़्यादा आता है। इसको ज़िंदगी का वतीरा बना ले बस। क्या बात सर। इन दी एंड अगेन थैंक यू सो मच। आपके साथ बात करके, आपको लोगों से मिलवा के मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत नशिस्त लगी। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आपको सेहत दे, आपके घर वालों को एक लंबी उम्र दे, आप कामयाबी दे। आप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। आप बिल्कुल मत सोचिएगा हम आपसे प्यार नहीं करते। फिर शुरू हो गया ना वही। नहीं, मैंने भी तो सर दिल की बात करनी ना। आप सामने आए हैं तो मैं आपको क्या कहूँगा नहीं, ये सब चीज़ें आपकी मेहरबानी और आप जैसे सबकी मेहरबानी जो ये इज्जत देते हैं और हमें लोगों तक पहुँचने का मौका देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।